सुप्रभात बच्चों। मैंने कल आपको ओजोन विघटन का संकट 10वां पाठ कुछ पढ़ाया था भाग। आज हम जो शेष भाग रह गया है वो लेते हैं। अब हमने कल सीखा कि CFC क्या है ना, और वो ओजोन स्तर को किस प्रकार कम कर रहा है। अब हम उसके परिणाम भी देखने वाले हैं। अब जो शेष भाग रह गया था वो लेते हैं। CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होती है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। अब किस प्रकार ये चिंतनीय है, देखो। CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, है ना। हवा से हल्के होने के कारण क्या हो जाएगा, वो ऊपर चले जाएंगे और अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। देखो, अब मुक्त होकर क्या है, ये ऊपर के हिस्से में चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। देखो, उसके बाद जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। देखो, फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। अब क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और उसके बाद इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिजती जा रही है। देखो, या ऐसे मुक्त होते हैं क्या? नहीं, ये क्या है, ओजोन की परत को समाप्त करते हैं। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस प्रकार इस सृष्टि को ओजोन से या ओजोन के स्तर से कम 20-25 किलोमीटर ऊपर के हिस्से में ओजोन स्तर रहता है। ये ओजोन स्तर जो है हमें किस प्रकार बचाता है, और ये CFC गैस जो है, वायु जो है, वो क्या है, हल्का होने के कारण क्या है, हवा में फैलता है और ऊपर के हिस्से में चला जाता है, और जिसे हम पृथ्वी की छतरी कहते हैं, जो ओजोन स्तर कहते हैं, वो धीरे धीरे ये CFC क्या करता है, समाप्त कर देता है। वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त
ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। देखो, एक कण जो है 1 लाख कणों को समाप्त कर देता है, अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होती है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। देखो, 9 लाख टन थी CFC की खपत। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। देखो, क्या है, बहुत ही चिंतनीय है। ऐसी चिंता मालूम होने लगी है कि ये जो ओजोन स्तर है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। CFC की खपत आज और उस वक्त देखी जाए तो CFC की खपत जो है आज बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि और कई गैस आ गए हैं या कई तकनीकें आ गई। इसके कारण क्या है, CFC पर गवर्नमेंट ने बंदी लगाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसूदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। मसूदे के कई बिंदुओं पर विकसित और अविकसनशील विकसनशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नई प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। देखो किस प्रकार की अवस्था बन गई थी। प्रशीतनों यानी क्या, ठंडा रखने के लिए
जगह का हम उपयोग करते हैं या जिस गैस का उपयोग करते हैं, कौन सी औषधियाँ हो, खाने के पदार्थ हो, फल हो, कुछ भी हो, हम प्रशीतनों में रखने की कोशिश करते हैं जिससे क्या है, जल्द से जल्द खराब न हो पाए। अब ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के कई समस्याएं सामने आने लगी थी। अनेक देश की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई, क्योंकि यह मालूम हुआ कि ये CFC गैस जो है बहुत ही घातक है। उसके बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC के खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। देखो, हर देश को चेतावनी दी गई कि वे जितना हो सके उतना कम CFC का उपयोग करें, जिसके कारण जो ओजोन स्तर जो है कम हो रहा है और ये सृष्टि के लिए बहुत ही घातक है, जिसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण क्या है, ये 50 देशों ने मिलकर क्या किया, 48 देश ने भाग लिया था, जिन्होंने यह बताया कि क्या है, हम जितना हो सके उतना क्या करेंगे, CFC का उपयोग कम करेंगे। आज तक जो भी हुआ है वो कोई आम बात नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं आने की संभावना है, लेकिन ये अभी तक मालूम नहीं था। इसी कारण सभी देशों ने यह कहा कि हम कम से कम उपयोग करेंगे या नहीं उपयोग करेंगे। अब उसके बाद मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और अविकसित देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था कि गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है ना। भारत तो कितना करता था, 0.6% अमेरिका की तुलना में, यानी कि 50% कम करता था CFC का उपयोग, और अमेरिका 50% से ज़्यादा हमारे से। इसी कारण कौन करेंगे, वो धनी देश ही करेंगे। हमारे जैसे देश उपयोग कर देते क्या, इसी कारण वो ही क्या करेंगे, उस पर खर्च करेंगे। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। अब 12 लाख टन पहुंच चुका था CFC का उपयोग, और 30% हिस्सेदारी अकेली अमेरिका की थी। अब इसके तुलना में ये बहुत ही घातक था, और सबसे ज़्यादा तो उपयोग कौन करता था, अमेरिका करता था। अब प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है ना। अब समझौते के तत्व पर यह तय हुआ कि
व्यवस्था है कि सन 1910 तक विकासशील देश सीएफसी का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए परिस्थितियों की खोज करेंगे और विकासशील देशों के आर्थिक मदद करेंगे। देखो, इतना बड़ा निर्णय होने के बाद आज भी ऐसा व्यतीत होता है कि सीएफसी का उपयोग जो है 99% कम हो गया है। फिर भी कई प्रकार के प्रदूषण बढ़ जाने के कारण ओजोन स्तर अभी भी संकट में जाने की संभावना लग रही है। इसी कारण हमें विशेष तौर पर देखा जाए तो पाठ्यक्रम में भी 50 अंकों के लिए अभी तक पर्यावरण विषय में या पर्यावरण विषय के लिए अंक दिए गए थे, अपग्रेड आ गया है। हमें शिक्षा मिलते समय ही पर्यावरण का ध्यान होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति आपुलकी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये भी मालूम हो रहा है। इसी कारण हमें 50 अंक थे, अब ये ग्रेड आ गए हैं। अब इसी कारण ये नई पीढ़ी जो है पर्यावरण को बचाने के लिए अहम हो सकती है। हम आगे बढ़ते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समग्र समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तापमान तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। ताप वृद्धि से जलवायु में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद पर साल 18 मिनट पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी क्या हो जाएंगे, गलकर समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। अतः ज़रूरत है कि फौरन इसे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। देखो, ओजोन का स्तर कम होता गया तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण
कई जगहों पर अतिवृष्टि होगी तो कई जगहों पर अकाल का सामना करना पड़ेगा और कई जगहों पर विशाल बर्फ जो है वो पिघल जाएगा और उसके कारण क्या है, समुद्र के किनारे जो शहर है, जगह है, वो पानी में डूबती हुई हमें दिखाई देगी। ऐसे कई परिणाम हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद जो है हर साल 18 मिनट पीछे की ओर खिसकता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन जाएगी। और हमारा तो कहना है कि ओजोन स्तर बचाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने की आवश्यकता है और उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा रखनी होगी। प्रदूषण जितना कम फैले उतना हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मानव है और मानव ही प्रदूषण फैलाने वाला पहला जीव है, सबसे घातक भी है और सबसे होशियार भी है। इसी कारण इस होशियार जीव को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि स्वयं को और अगली पीढ़ी को बचाना है तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी और ओजोन स्तर को बचाना होगा। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं संग्रह से ये पाठ लिया गया है और यहाँ पर हम बच्चों रुक जाते हैं। जो स्वाध्याय के लिए प्रश्न दिए गए हैं हम कर लेते हैं। धन्यवाद।